Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class we have discussed about how socialism come in Europe and especially Russia. And basically if you look at the map of the world, then Russia is the part of not only Europe, it is Eurasia, Europe and Asia. Some parts of Russia is also in Asia. Socialism, Samajwad, it is one of the aspects in which we think basically the government must have control on all the resources, and government means public resources means all have the right over that particular resources. यानी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, पब्लिक प्रॉपर्टी के फेवर में थे, जिसके गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल और सबका बराबर का हिस्सा हो, नियंत्रण हो। अब इसमें अगर रूस की बात करें अप टू 1914, अगर रूस की बात करें अप टू 1914 इट वाज रूल्ड बाय ए हेरेडिटरी किंग, और उसमें भी 1914 तक कौन? जार निकोलस सेकंड। जार निकोलस सेकंड केवल रशिया ही नहीं, आसपास के जो बाकी इलाके थे जैसे पोलैंड वगैरह हैं उनके ऊपर भी इसका नियंत्रण था। अगर रिलीजन की बात करें बेसिकली क्रिश्चियनिटी वाज देयर, क्रिश्चियन, उसके अलावा मुस्लिम भी वहां थे, बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी थे। अब उसके बाद जब वहां के समाज की बात करें, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी रशिया की उस टाइम पर, और समाज किस प्रकार डिवाइड था, समाज में किस प्रकार का वर्ग था। अब इकोनॉमी की बात करें तो टिल दैट टाइम 90% वर्कर्स और द एम्प्लॉयड पर्सन आर इन एग्रीकल्चर, लगभग 90% लोग एग्रीकल्चर के अंदर थे, एम्प्लॉयड, यानी जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ था वो ज्यादातर किसमें? एग्रीकल्चर में। और उस टाइम के यूरोप की अगर बात करें, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट 20th सेंचुरी, हम 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो यूरोप का महत्वपूर्ण देश ब्रिटेन, उसके अंदर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन 17th सेंचुरी में ही हो गया था। 17th सेंचुरी में वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, औद्योगिकरण हो चुका था। तो अगर हम 3 शताब्दी बाद की बात करें, 3 सेंचुरी बाद की बात करें, तब भी यूरोप में खासकर रशिया की हालत कैसी? रशिया में फिर भी लगभग 90% लोग खेती में लगे हुए थे, और ये कंडीशन बिल्कुल उल्टी थी बाकी यूरोप के देशों से कंपेयर करें तो फ्रांस में ये केवल 40% थे, फ्रांस में एग्रीकल्चर में केवल 40% थे, और जर्मनी में उस टाइम तक केवल 50% थे। बेसिकली प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, मुख्य जो प्रोडक्शन था खाने के लिए अनाज का, दे एक्सपोर्टेड, और बाहर इसका निर्यात करते थे। तो इकोनॉमी अगर शुरुआत की बात करें 20वीं शताब्दी की, तो यूरोप में और खासकर रशिया की हालत कैसी थी? ज्यादातर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, खेती आधारित अर्थव्यवस्था, उसमें ज्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट वही मिला हुआ था, ग्रेन्स का प्रोडक्शन ज्यादा था, उसको एक्सपोर्ट करते थे। अब उसके बाद धीरे धीरे वहां इंडस्ट्रीज स्थापित होनी शुरू हुई। हालांकि इंडस्ट्रीज की शुरुआत जो स्पीड बढ़ी वो कहां हो गई थी? 1890 के बाद, 1890 के बाद वहां इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होनी स्टार्ट हो गई थी। उसमें भी महत्वपूर्ण शहर थे, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग ज्यादातर इंडस्ट्रीज थी। और 1890s के बाद किस प्रकार इंडस्ट्रीज बढ़ी, उसके महत्वपूर्ण 2 रीजन थे। पहला द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, पहला तो रेलवे का वहां विस्तार किया गया, और दूसरा ए लार्ज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, बाकी देशों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश किया गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज बढ़ी। उससे पहले अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन वाज देयर, केवल छोटे लेवल के ऊपर प्रोडक्शन होता था। उसमें ज्यादातर क्राफ्ट्समैन जो शिल्प का काम, जैसे कोई सोने का सुनार का काम करता है, कोई लोहे के लिए जैसे लोहार का काम करता है, तो प्रोडक्शन था। उसके बाद क्राफ्ट में अगर आपको इवन द पोट मेकिंग इज आल्सो ए क्राफ्ट, द बास्केट मेकिंग आल्सो ए क्राफ्ट, तो सारे इस प्रकार के काम होते थे। और उसमें भी द मेटल वर्कर देमसेल्फ फील देमसेल्स और कंसीडर देमसेल्स द नोबल्स और अरिस्टोक्रेट, वो अपने आप को शाही यानी सबसे बड़ा समझते थे इस क्राफ्ट के अंदर भी। यानी जो मेटल का काम कर रहे थे क्राफ्ट में, यानी बाकी अगर कोई टोकरी बनाता है, कोई कपड़े अगर दरी वगैरह या वीविंग का काम करता है, या फिर कोई मटके वगैरह बनाता है, उससे ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस दी जाती थी? जो मेटल वर्कर्स थे, तो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और ज्यादातर पॉपुलेशन जो इंडस्ट्रीज की बात करें तो कहां थी? इस क्राफ्ट में ही लगी हुई थी। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी तो दे आर गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द
बिग इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़े। अब उसमें भी 31% जो पॉपुलेशन वर्कर्स की थी वो किसकी थी? महिलाओं की थी। 31% वुमेन वर्कर्स वर देयर। अब सैलरी की बात करें या वेजेस की बात करें, मजदूरी की बात करें, तो मजदूरी जिन महिलाओं को मिलती थी इट वॉज अराउंड 50% और 1/3 ऑफ द मैन, अगर एज कंपेयर टू मैन, अगर पुरुषों से बात करें इनको 31% जो महिलाएं लगी हुई थी इनको सैलरी या वेजेस जो दिहाड़ी या मजदूरी मिलती थी वो कई बार 50% और कई बार तो 1/3 तक मिलती थी केवल पुरुषों से, यानी काम बराबर का और इतनी सारी जो वेजेस है उसका डिफरेंस। अब उसके साथ साथ गवर्नमेंट इज गोइंग टू सुपरवाइज द वर्क, हालांकि सरकार नियंत्रण रखती थी इंडस्ट्रीज के ऊपर किस प्रकार काम होता है, वर्किंग आवर्स तो ज्यादा नहीं है, वेजेस कितनी होनी चाहिए, लेकिन जो इंस्पेक्टर्स थे दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल ऑल दीज कंडीशंस, वो पूरी तरह से इस पर नियंत्रण नहीं रख सकते थे और नहीं रख पाए। करप्शन हर जगह वहां भी रहा होगा, तो उस प्रकार की हालत फिर भी रही। तो वहां वर्किंग आवर्स 10 to 12 और समटाइम्स दीज अप टू 15 आवर्स, कई बार तो 15-15 घंटे तक काम करना होता था। बहुत सारी जगह ऐसी थी। अगर हम समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो जो वर्कर्स थे दे वर आल्सो डिवाइडेड, वो भी आपस में बटे हुए थे। सम बिलोंग टू द रूरल एरियाज और द विलेजेस एंड हैव मच मोर गुड टाइज विद द विलेज, गांव ज्यादा बिलोंग करते उसके साथ ज्यादा जुड़े हुए थे। कुछ शहरों के से थे, तो इनमें एक विभाजन तो ग्रामीण और शहरी मजदूर के तौर पर हो गया। हालांकि अपने खुद के ग्रुप रखते थे, दे मेड देयर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, अपने संगठन बनाते थे। किस लिए? कि अगर किसी व्यक्ति को कोई अनएम्प्लॉयड हो जाता है तो उसकी सहायता करने के लिए भी, और व्हेन एवर समवन वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, अगर किसी को नौकरी से निकाले तो स्ट्राइक के टाइम पर सारे इकट्ठे हो जाते थे। ये इस प्रकार वहां तो समाज का विभाजन था या अर्थव्यवस्था थी, वो थी रूस की इस प्रकार की। अब ये सारी कंडीशंस किस प्रकार धीरे धीरे एक रिवॉल्यूशन का कारण बनी, क्योंकि देखो आप पहले तो महिलाएं जो 31% तक थी, इनको अगर वेजेस की बात करें 1/3 और 50% दे आर गोइंग टू गेट। उसके बाद वर्किंग आवर्स की बात करें तो वर्किंग आवर्स की बात करें तो 15 से 20 घंटे तक भी चले जाते थे, यानी बहुत कम समय मिल पाता था खुद के लिए। उसके बाद उनके रेजिडेंस की बात करें, रहने की बात करें, तो डोरमेट्रीज वगैरह प्रोवाइड करी और कई बार तो वो भी अवेलेबल नहीं होती थी। तो ये जो कंडीशंस थी ये धीरे धीरे इस प्रकार की कंडीशंस को आगे बढ़ाती चली गई, अल्टीमेटली टर्न्ड इनटू ए रिवोल्ट, एक क्रांति बदली, इसको कि हम कल आगे बोलेंगे, द रशियन रिवॉल्यूशन एंड सम इवेंट्स इन फरवरी, देन आफ्टर सम अक्टूबर, सम इवेंट्स इन February 1917 and then October. We are going to read about all these events in the next class. If you have any doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.